हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे एट एनी पॉइंट इनसाइड अ थिक करंट कैरिंग वायर। आपको पता होगा हमने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकाला था, लेकिन वो फार्मूला वायर के बाहर किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे निकाला था। यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने लगे हैं, लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर के बाहर नहीं, वो एक थिक वायर के इनसाइड है। सपोज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो है R <R, और एप्लीकेशन है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ की। इसीलिए एम्पियर सर्किटल लॉ से इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इसे देखें। आप जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फॉर ए क्लोज्ड सर्किट, वो होती है उस जगह की परमिएबिलिटी टाइम। मैं लिख देता हूँ, परमिएबिलिटी टाइम नेट करंट एनक्लोज्ड इन दैट एम्पियर सर्किट। तो ये है हमारे पास परमिएबिलिटी टाइम नेट करंट एनक्लोज। एज यू नो इट वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने यहाँ पर बी डॉट डी एल की बात करनी है, जिसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। लेकिन इस बार जो आपके पास आर्टिकल है, इसमें आपके पास एक वायर है जिसमें करंट यूनिफॉर्म डेंसिटी से फ्लो कर रहा है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट इनसाइड। एज यू नो इट वेरी वेल, इसे अप्लाई करने से पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एनक्लोज करके एक एम्पियर सर्किट बनाएंगे। यू नो इट कि अगर ये एम्पियर सर्किट बनाया जाता है तो इस एम्पियर सर्किट की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। और क्योंकि आपको जिस करंट में इंटरेस्ट है वो करंट आई नहीं है, ध्यान से देखें फिगर को, आपको जिस करंट से इंटरेस्ट है वो करंट उस करंट की बात हो रही है जो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अंदर की तरफ गुजरेगा, जिसे मैंने अभी फिगर में आई डैश लिख दिया है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उस एम्पियर सर्किट में से थ्रेड होने वाले करंट के कारण ही कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं इस एम्पियर सर्किट के लिए, जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर एक्सिस से बनाया गया है, मैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने लगा हूँ। बच्चों ध्यान दें, क्योंकि हमारी एम्पियर सर्किट की लेंथ अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस क्लोज सर्किट के लिए मैं बी डॉट डी एल के साथ ज़ीरो लिखने लगा हूँ। दूसरी बात, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट वैक्यूम में नहीं है, ये किसी मीडियम में है, तो मैं यहाँ पर म्यू नॉट की बजाय परमिएबिलिटी के लिए म्यू लिखने लगा हूँ, और हम आई की जगह पर आई डैश लिखेंगे। मैंने जो यहाँ पर एम्पियर सर्किट बनाया है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर एवरीवेयर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हर जगह सेम है। इसीलिए इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं आपके नेक्स्ट स्टेप को ऐसे कर सकता हूँ, और यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू नॉट टाइम आई डैश। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, हम आई डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आई डैश तो एक ऐसा करंट है जो ऑब्जर्वेशन के अंदर है, और हम ही ने उसी की वैल्यू आई डैश लेट की है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें, हमारे वायर में जो करंट है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जरा सेपरेट समझना। अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूँ फुल वायर के लिए,
मान लो मैं पूरी वायर की बात करता हूँ, तो ये है मेरे पास करंट डेंसिटी का फार्मूला, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान दें, मैंने यहाँ पर रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस पूरी वायर का लिया है। लेकिन अगर मैं आई डैश की बात करूं तो आई डैश भी करंट डेंसिटी ही है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर में स्मॉल आर है। क्योंकि मेरी वायर में चलने वाला करंट एक यूनिफॉर्म डेंसिटी से फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ पर आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर को यूज़ करते हुए आई डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट ऑफ द वायर। अब आप देख सकते हैं मैंने इस करंट की वैल्यू आई डैश कैलकुलेट कर ली है, और यही आई डैश मैं एम्पियर लॉ में अब यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे को आई डैश की ही ज़रूरत है। अब अपने एम्पियर सर्किट के लिए बी को बी लिख रहा हूँ, डीएल की इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एम्पियर सर्किट के लिए। एम्पियर सर्किट का रेडियस स्मॉल आर है, इसीलिए उसकी लेंथ की इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2πr। यहाँ से मेरे पास म्यू आ जाएगा, आई आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा और आर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक बहुत ही स्पेशल आंसर आपके लिए तैयार है, लेकिन इस आंसर को हमेशा याद रखें कंपटीशन में कि तभी लगाना अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड वायर के इनसाइड कैलकुलेट करना है। दूसरी बात याद रखना, इस क्वेश्चन में ये गिवन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये जो वायर है उसमें चलने वाला करंट एक यूनिफॉर्म डेंसिटी से फ्लो कर रहा हो, तो ये उसी का आंसर है। कई बार कॉम्पिटेटिव क्वेश्चनों में जे की वैल्यू, करंट डेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होती, फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अलग कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि हमारी करंट डेंसिटी यहाँ पर आर्टिकल में सेम है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मोरओवर इस क्वेश्चन में एक बात और गौर करें कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वायर में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। मतलब जब तक आप वायर के अंदर हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस से स्टार्ट करते हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अब इन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए देखें। ये आपके पास एक थिक वायर है, मैं इसे ग्राफिकली समराइज कर देता हूँ। अब ये आपके पास इस वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, ये आपके पास इस वायर में एक्सिस है। ध्यान देना, आपका मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड वायर के बाहर निकालना है तो ध्यान दें इसका फार्मूला जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो अलग है। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के अंदर है तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की इस वैल्यू का ध्यान रखें, ये कुछ और है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसीलिए ये फ़र्क पता ज़रूर होना चाहिए कि आपको ये कंफ्यूजिंग ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी ग्राफिकल वेरिएशन भी देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस से स्टार्ट करते हुए, तो जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को ओबे कर रहा है, लेकिन बाहर निकलते ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की ऑब्जर्वेशन करेगा। इसीलिए अगर आपको कभी भी इसकी ग्राफिकल वेरिएशन को समझना हो तो किसी भी वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अगर उसका ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि जिस थिक वायर में करंट चल रहा है, जब तक आप उसके इनसाइड हैं
जैसे सेंटर में, तो सेंटर में जब आप आर ज़ीरो रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो आएगा। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। फिर ये सरफेस की तरफ जाते जाते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, मतलब बढ़ता जाता है, और फिर उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को ओबे करने लगता है और अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व करवाता है एट सरफेस। तो मैं होप करता हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब हम वायर के बाहर हों तो ये आंसर कुछ अलग तरह से ऑब्जर्व होता है, लेकिन वायर के अंदर इस कहानी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की कहानी से ही रिप्रेजेंट करें। और ध्यान दें, इस क्वेश्चन को तब तक फॉलो मत करें जब तक उस न्यूमेरिकल में ये ना लिखा हो कि आपकी वायर में फ्लो करने वाला करंट यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। एक और बात यहाँ पर फाइनली देखें, अगर आपके पास एक वर्ड आपको पता हो, इस वर्ड को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम एज कंपेयर टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तब आप अपने इस क्वेश्चन में इसे म्यू नॉट म्यू आर की फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और जब आप इसे कर लेंगे तो आप इसे यूज़ करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ पर आपको ये कहानी ऐसी भी नज़र आ सकती है। ये है म्यू आर म्यू नॉट 2 पाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। मैं होप करता हूँ कि अगर उस न्यूमेरिकल में रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम गिवन होगा तो आप इसे प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।